चलिए देखते हैं, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहचान बताते हैं आप लोगों को कि जब तक हम टेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक उसका अनुवाद हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो अब क्या करते हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते कैसे हैं। देखिए, जब हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। मैंने लिखा इसलिए रहा हूँ, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लिख दिया है कि ताकि आप लोगों को मैं डिफरेंसेस बता सकूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्योंकि ये जो चीज़ें हूँ वाला है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। लेकिन अगर यही हूँ को काट कर हम क्या कर दें, रहा था और है के जगह पर रही थी और रहे थे आ जाए, तो समझ जाइए कि वो आपका क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर आध शब्द आ गए तो ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गए। तो मैंने लिखा इसलिए था उसको कि आप लोग दोनों में डिफरेंसेस जान जाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान में। तो बस रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। बस है के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, रहा था, रही थी, रहे थे, यह हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। अगर हम भाव से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जब भूतकाल में किसी कार्य का जारी होना बताया जाए या कार्य का अपूर्ण होना बताया जाए, यानी पूरा ना हो, तो समझ जाइए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं कि कैसे बनता है। इसका फार्मूला होता है, यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया वाज या वर, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह बनता है। अगर ये वाक्य आपका निगेटिव हो गया, मान लीजिए वाक्य में नहीं आ गया, तो आप इसी वाज या वर के बाद नॉट, अगर कभी नहीं है तो नेवर लगा लेंगे। मान लीजिए आपका वाक्य इंट्रोगेटिव है और कौन वाला, एस आर नो टाइप वाला, तो आप क्या करते हो, यानी एस आर नो टाइप वाला अगर आपका दे दिया है तो आप क्या करते हो, वाज वर को पहले बाहर कर लेते हो, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, बस केवल वाज वर को बाहर कर लेना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जैसे हम पहले के टेंसेस में करते आ रहे हैं। सहायक क्रिया को बाहर करके एस आर नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, सेम उसी तरह से हमने सहायक क्रिया को क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया, आपका एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। अब मान लीजिए दूसरा प्रकार का हो, डब्ल्यू एस टाइप वाला, यानी जिसका उत्तर हम हाना में नहीं दे सकते हैं, तो क्या करते हैं, इसी वाज वर से पहले हम उन प्रश्नवाचक शब्दों को लिख देते हैं, डब्ल्यू और एच से आने वाले प्रश्नवाचक शब्दों की हम अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, उसके बाद यही फार्मूला फिर लिख देते हैं, वहाँ से वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर यही वाक्य आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो जाए तो आप सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट, कभी नहीं है तो नेवर, फिर इसमें भी वही, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट या कभी नहीं है तो नेवर लगा देते हैं, आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी तैयार हो गया। अब एक कंफ्यूजन है कि हमें इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करना पड़ता है, तो अब दो है तो हमें लगाना किसी एक को है, तो हम कैसे जो है जाने कि हमें किस कर्ता के साथ वाज लगाना है और किस कर्ता के साथ वर लगाना है, यानी किस सब्जेक्ट के साथ वाज और किस सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप नोट में यहां लिख सकते हैं ऐसे, आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन सब्जेक्ट मीन कर्ता, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ वाज और बी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। अब ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया
कि किस कर्ता के साथ वाज लगाएंगे और किस कर्ता के साथ वर। हालांकि वाज वर और जो है लगाने का नियम मैंने आपको इसके बहुत से पहले वीडियो में टू बी वर्ब के वीडियो में यानी टू बी वर्ब इज एम और वाज वर का प्रयोग से मतलब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाने वाला वीडियो जो डाला है उसमें मैंने वाज वर का प्रयोग बताया है किस कर्ता के साथ लगेगा। लेकिन फिलहाल फिर बता दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आप लोग वाज और वर का जो है प्रयोग करेंगे। अब हम लेते हैं ट्रांसलेशन कि कैसे बनाएंगे। अब पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। देखिए मुख्य क्रिया के अंत में आ गया रहा था। रहा था का मतलब मुख्य क्रिया के अंत में अगर रहा था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो हमने पहचान दे दिया मुख्य क्रिया के। अब भाव से भी पहचान सकते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था यानी भूतकाल में मेरा पढ़ने का कार्य जारी था, कंप्लीट नहीं था, अपूर्ण था। इस तरह से भी क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, फार्मूला लगा लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के बाद यहाँ लिखा है कि आप सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगाए, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ देख लीजिए कि कर्ता आई के साथ क्या लगेगा, तो लिखा आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वाज। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज का प्रयोग होगा। वाज, वाज के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना। पढ़ना में क्या जोड़ना है, आईएनजी, यानी पढ़ना की अंग्रेजी क्या होगी, रीड होती है फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी। रीडिंग ऑब्जेक्ट है एक किताब, अ बुक, बन गया आपका वाक्य, आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हो। चलिए देखते हैं दूसरा वाक्य। मान लीजिए आपका वाक्य आ जाए कि क्या वह पतंग उड़ा रहा था। मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे भी कह सकते हो भूतकाल में पतंग उड़ाने का कार्य उसका भी जारी था, तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या शब्द आ गया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन वाला, एस और नो टाइप वाला। वाज या वर पहले लिख देंगे, इसका उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं। क्या वह पतंग उड़ा रहा था, उड़ा रहा था, तो हाँ नहीं उड़ा रहा था ना, इसलिए एस आर नो टाइप के नेम से बनेगा। वाज और किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। ही सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगता है, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर, वाज। तो क्या करोगे, यहां भी वाज और सब्जेक्ट आपका क्या मिला, ही मिला। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, उड़ाना। उड़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, फ्लाई, और उसमें आईएनजी जोड़ देना, फ्लाइंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या क्या उड़ा रहा है, पतंग, तो फ्लाइंग द काइट बन गया। अगर आपका वाक्य निगेटिव हो जाए, अफर्मेटिव वाले के बाद निगेटिव आ जाए, तो आप क्या करते हो, सहायक के बाद नॉट लगा देना। जैसे मान लीजिए आपका वाक्य आ गया कि मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था, तो वास के बाद नॉट। यहां भी आ जाए, क्या वह पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो ही के बाद नॉट। तो ये नेगेटिव भी हो गया, इसमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया। अब चलते हैं जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, यानी जिनका उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे। मान लीजिए आपका वाक्य है, वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे। मुख्य क्रिया के अंत में रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हो गया, तो अब ये पहचाना सेंटेंस क्या है, तो वाक्य में क्यों आ गया है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन वाला, इसका उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते, यानी वह कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, हाँ नहीं बन रहा है, ना नहीं बन रहा है, यानी आंसर हाँ ना में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसका हम अनुवाद इसके नेम से करेंगे, यानी WH मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले आना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी हम क्या कर देंगे, व्हाई पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी दे, और दे के साथ क्या लगता है, देखिए लिखा है और बी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं, तो क्या लगेगा, वर लगेगा। और फिर सब्जेक्ट आपका अभी पता चला है, जिसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया दे के बाद लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मचाना। तो मचाना की अंग्रेजी होती है मेक, और मेक में हम क्या जोड़ देंगे, मेकिंग। अब क्या मचा रहा है, शोर, तो शोर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉइज। अब इसमें एक और है, ऑब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन एक है और एक ऑब्जेक्ट है क्या, कक्षा में, तो इसके बाद हम लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में है तो इन द क्लास बन गया, मेकिंग एंड नॉइज इन द क्लास, यानी डबल ऑब्जेक्ट है
तो आप क्या करेंगे, पहले जो आपका जो है डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। और वैसे ये भी इन द क्लास है तो ये विद कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी कह सकते हैं, तो इसलिए इसको हमने बाद में लिखा। तो व्हाई वर दे मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, आपका ये भी वाक्य बन गया। मान लीजिए ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए कि वह कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे थे, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट ढूंढिए, दे है तो यहाँ नॉट लग जाएगा कि लिखा है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। तो इस तरह से आपका ये भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस तैयार है। अब देख लीजिए, मैं अक्सर क्वेश्चन और जो बीच में आता है हिंदी में उसको मैं क्यों से अक्सर लिखता हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि हमेशा क्यों ही आएगा। यहाँ कहाँ आ गया तो आप वेयर लिखेंगे उसकी अंग्रेजी, कैसे आ गया तो हाउ लिखेंगे उसकी अंग्रेजी आप, है ना। जरूरी नहीं कि व्हाई रहे, ये तो मैं आपको बताने के लिए इजीली उसी वर्ड का प्रयोग कर देता हूँ बार बार। तो अब आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। बस आप लोगों से जाते चलते रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाइटिको को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में और अपने जान पहचान वालों के पास, ताकि उनके पास तक भी मेरा ये वीडियो पहुँचे और पढ़ करके ग्रामर के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें। A lot of thanks.